नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। हरियाणा चुनाव के बाद आज फिर हम बैठे हैं और हमारे साथ मौजूद है रवि सर और उन्होंने हरियाणा के वक्त में बहुत ही सुंदर विश्लेषण दिया था और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सटीक विश्लेषण दिया था। और अब महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, 20 तारीख को वोटिंग और 23 को रिजल्ट आने वाला है और इसीलिए आज भी हम उनसे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में अब सीट बंटवारे पर एमवीए में पेच फंसता नजर आ रहा है। वही दूसरी तरफ महायुति की अगर हम बात करें तो वहां पर सब चीजें बहुत सही तरीके से जो है देखने के लिए मिल रही है। सीएम का चेहरा तक जो है उनके द्वारा डिसाइड कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि एमवीए जो शुरुआत से उनके नेता दावा कर रहे थे कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, उद्धव ठाकरे को पहले चेहरा बना रहे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया गया और अब खुद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत सामने आते हैं और ये कहते हैं कि कई सारी ऐसी सीट है जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने दिया था हरियाणा चुनाव को लेकर। अब महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा जो आप कह सकते हैं चर्चा जो है कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में अब सीट बंटवारे पर एमवीए में पेच फंस गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जी, नमस्कार सभी दर्शकों का। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कल से अभी मीटिंग दौर जारी है, जो संजय राउत का बड़ा बयान आया है कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगा, केसी वेणुगोपाल से बात की, मुकुल वासनिक से उन्होंने बात की और जिस तरीके से जो एमवीए महाविकास अघाड़ी बना, अब वो अघाड़ी की बैलगाड़ी खराब होने वाली है। कभी भी उसके सारे जो 3 पहिए हैं वो इधर उधर जाने वाले हैं, क्योंकि जो संजय राउत जो बोल रहे हैं कि एक तो इन्होंने बांद्रा की एक सीट पर दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस ने भी और उद्धव ठाकरे गुट ने भी, और कुछ ये अब बोल रहे हैं कि 200 कुछ सीटों पे हमारा बातचीत फाइनल हो चुका है, लेकिन कुछ सीटों पे नहीं हो रहा है। एक्चुअली इनकी बातचीत किसी सीट के लिए कंफर्म ही नहीं है। ये कुछ कुछ सीटें हैं, लेकिन मोस्टली सीटों पे ये सारी पार्टियां, तीनों पार्टियां चाहती हैं कि हम अपना उम्मीदवार लड़ाएं। और क्योंकि सारी लड़ाई ये सोचते हैं कि जो जितनी बड़ी पार्टी होगी उसको ही सीएम का जो दावेदारी मिलेगी और वो उतनी बड़ी पार्टी होगी, चाहे विपक्ष का नेता जिसका चुना जाएगा। पिछली बार 54 करीबन एनसीपी की सीटें आई थी, 44 के आसपास कांग्रेस की थी और जो उद्धव ठाकरे गुट तो टूट चुका था, उनके सिंधे में चले गए, उनकी भी 56-54 के आसपास थी सीटें। तो वो तो बीजेपी के साथ लड़े थे। मेन लड़ाई है विदर्भ रीजन में। विदर्भ में क्या है कि विदर्भ की सीटें वहाँ पर कुल 62 करीबन सीटें हैं और 27 बीजेपी गठबंधन जीता था जो उद्धव ठाकरे के साथ था। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी मेन बात है कि 29 कांग्रेस पार्टी अकेली जीती थी, वो भी गठबंधन एनसीपी के साथ था। अब यहाँ पे ये क्या है कि अब उद्धव ठाकरे भी यहाँ पे मांग कर रहे हैं सीटें। कांग्रेस का पलड़ा भारी था। अगर विदर्भ रीजन में जो कांग्रेस के तमाम कैंडिडेट थे उनके खिलाफ भी जनता का माहौल होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही कैंडिडेट के खिलाफ लोगों का गुस्सा होगा। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस चाहती है कि 62 में से ज़्यादा वो लड़े, लेकिन अब उसमें उद्धव ठाकरे भी अपनी मांग कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट को कुछ सीटें मिली थी। तो अब जो सीटें हैं टोटल 288 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, वो सबसे बड़ी पार्टी बनना उसका स्वाभाविक सा है। तो सर, संजय राउत ने जो बयान दिया उसमें वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ यानी महाराष्ट्र कांग्रेस को जो नेता है वो सक्षम नहीं है, तो किसकी तरफ उनका जो है इशारा है? और कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कमजोर है। एक्चुअली ये डायरेक्ट अटैक है नाना पटोले पर। नाना पटोले को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं संजय राउत। अगर आप स्थानीय नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं का अपमान करेंगे, उन पे डायरेक्ट हमले करेंगे, तो क्या वो आपके कैंडिडेट को हराएंगे कि जिताएंगे? अगर नाना पटेलों के ये और अन्य जो कांग्रेस के वहाँ पर स्थानीय नेता हैं, आज तो संजय राउत ने उनको खुलेआम उनकी बेइज्जती कर दी।
सीट शेयरिंग को लेकर क्या राहुल गांधी बात फाइनल करेंगे? हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें किसने फाइनल की? हुड्डा द्वारा ज्यादातर हुड्डा और सीट कांग्रेस के द्वारा। हम्म। वहां उसकी हालत क्या हुई? वहां तो सारा हार का ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? वो हुड्डा और उस पे। उस पे ही फोड़ रहा है। अगर राहुल गांधी को तो महाराष्ट्र के अधिकांश सीटों के बारे में तो कुछ नॉलेज जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं होगी, तो वो हम्म। सीट का कैसे फाइनल कर देंगे? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि संजय राउत को तो भाव राहुल गांधी भी नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा कि पीछे से बड़ी चमचागिरी करते हुए भी कोशिश करते हैं राहुल गांधी से मिलने की, लेकिन राहुल गांधी इग्नोर कर देते हैं संजय राउत को। संजय राउत तो उनकी टीम में फिट हो ही नहीं सकते हैं। संजय राउत के बयान पिछले जब वो बीजेपी के साथ थे गठबंधन में, तब तो वो कह रहे थे कि मुस्लिमों से वोटिंग का अधिकार भी छीन लेना चाहिए, और उनसे कट्टर सामना में लिखने वाला और कोई था ही नहीं। सामना में जो सोनिया गांधी की संपत्ति से लेकर सामना में सबसे ज्यादा प्रमुखता से लिखने वाला संजय राउत था। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले उस टाइम संजय राउत उनको लेखनी की तरह देते थे, लेकिन संजय राउत उसके 360 डिग्री घूम के वो अलग ही अब उनके विचार आ गए हैं। तो क्या राहुल गांधी की बात सुन के वो अब अपनी टिकटें फाइनल करेंगे? तो उद्धव ठाकरे को कोई पूछ नहीं रहा है। बीजेपी वाले वो कह रहे हैं कि कटोरा लेके घूम रहे हैं, बहुत बड़ा अपमान है। उद्धव ठाकरे, जब बाला साहब ठाकरे का समय था, बाला साहब ठाकरे से मिलने वहां उन मातोश्री में जाते थे। अब उद्धव ठाकरे कहीं फोन और लगा रहे हैं, संजय राउत राहुल गांधी के पास फोन लगा रहे हैं, सुबह से वेणुगोपाल के सामने कॉल कर रहे हैं। अब वेणुगोपाल के बारे में किस तरीके से हरियाणा में चर्चाएं हुई कि अपनी गर्लफ्रेंड को जिताने के लिए, टिकटों के लिए उन्होंने किस तरह अय्यासी का अड्डा बना दिया था। तो क्या ऐसे लोग महाराष्ट्र में टिकटों का फाइनल करेंगे? एक और जो सवाल है वो ये है कि जैसे उद्धव ठाकरे, आपने कहा कि जैसे सामना के वक्त में किस तरीके से संजय राउत जो है काफी विरोध करते थे कांग्रेस का, फिर बयान जो है उनका पलट गया। कुछ ऐसा ही अभी हाल फिलहाल में भी देखने के लिए मिला। शुरुआती दौर में जब महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा हो रही थी, उस वक्त संजय राउत कहते थे कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव ठाकरे के अलावा कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो बताओ। उसके तुरंत बाद शरद पवार का बयान आता है और वो कहते हैं जिसके पास ज्यादा सीट होगी और ज्यादा सीट पे जो जीत के आएगा उसके तरफ से जो है हम फाइनल करेंगे। और उसके तुरंत बाद संजय राउत का बयान जो है पलट जाता है, और मुख्यमंत्री छोड़िए, अब तो ऐसा लग रहा है कि सीट बंटवारे में भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को किनारा किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें उद्धव ठाकरे का क्या हल होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा कमजोर कड़ी जो है इस वक्त उद्धव ठाकरे ही नजर आ रहे हैं। देखिए, न कांग्रेस चाहती है कि उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट जीते, न तो शरद पवार चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे सीट जीते। ये शरद पवार तो उनको ठिकाने लगा चुके हैं। तो उनको पता है कि शिंदे ने जो शिवसेना है उस पे ज्यादा अपना दावा ठोका है, दावा किया है। और बात है कांग्रेस के जो वोट बैंक है और या शरद पवार का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है उनका मेन, और उस वोट बैंक के सहारे वही वोट बैंक उद्धव ठाकरे का है। उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक है वो शिंदे के पास ही है, उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो उद्धव ठाकरे को वो ये सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर हम सीटें दे भी देते हैं चुनाव लड़ने पे, तो ये उन सीटों पे ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकते हैं। अगर जितनी ज़्यादा सीटें इनको देंगे मतलब उतना महाविकास अघाड़ी का विनाश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें दे देती है उसको, तो मतलब ऐसा हो गया कि उन सीटों पे बीजेपी गठबंधन को, महायुति को, उद्धव को हराना आसान होगा। और अगर ये इस तरीके की लड़ाई महाविकास अघाड़ी के अंदर टिकटों को लेकर है, अगर टिकट जारी भी हो जाते हैं तो कल क्या ये एक दूसरे के उम्मीदवारों को जिताएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के आला कमान पार्टी नेताओं का और जो स्थानीय नेता हैं उनकी क्षमता, उनकी डिसीजन लेने की क्षमता पर अगर उद्धव ठाकरे, संजय राउत इस तरीके से खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर यही चल रहा होगा कि इस बार उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना है।
सर एक और जो सवाल है, जैसे कांग्रेस का अगर हम इतिहास देखेंगे, अगर शुरुआत हम कर ले पंजाब से, फिर हम देख ले छत्तीसगढ़ देख ले, और अभी हरियाणा में ताज़ा मामला देखें, भीतरी जो इनका आपस में जो आप कह सकते हैं कि एक जो इनकी आपस में बनती नहीं है या एक दूसरे के पीछे ये पड़े रहते हैं, इसका नुकसान लगातार कांग्रेस को हुआ है। हर चुनाव में हुआ है, पंजाब से शुरुआत, फिर छत्तीसगढ़, और उसके बाद अब अगर आप देखेंगे हरियाणा में भी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की स्थिति है, इसका जो असर है ये महाराष्ट्र के चुनाव में काफी हद तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है। देखो, हार का प्रमुख कारण है, चाहे युद्ध हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, हारता क्यों है? क्योंकि तुम्हारी एकजुटता नहीं है। एकजुटता नहीं है। अगर तुम लड़ाई सामने वाले से लड़ रहे हो, एक ऐसे टीम से लड़ रहे हो जहां अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस किसी भी बात को लेकर उनका अभी ऐसा बयान नहीं जारी किया। अजीत पवार पहले हरियाणा चुनाव से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर की थोड़ा अलग बातें कर रहे थे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। और एक सहमति है, आम सहमति है हर चीज़ को लेकर, चाहे सीट को लेकर हो, चाहे और अन्य चीज़ों के लेकर हो। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अभी सीटों का बंटवारा उनका फाइनल नहीं हुआ और वो संजय राउत खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, इतने बड़े शरद पवार को ये चाणक्य कहते हैं। जब महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ, उद्धव ठाकरे को शपथ दिलाई, तो शरद पवार को वो भीगते हुए बारिश में जब भाषण दे रहे थे, उस फोटो को काफ़ी वायरल किया गया। तमाम मीडिया के कांग्रेस समर्थित और उनके समर्थक लोगों ने, मोदी विरोधियों ने उस चीज़ को काफ़ी भुनाया कि भाई शरद पवार चाणक्य हैं। तो वो चाणक्य क्या हैं? संजय राउत तो शरद पवार के पीछे पीछे घूमते थे, तो अब वो सीट शेयरिंग में क्यों उनकी मदद नहीं कर रहे हैं? बीजेपी वाले तो खुले आरोप लगा रहे हैं कि ठिकाने लगा दिया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे का एक बयान नहीं आया अब तक। सर ये कहा जा सकता है ना कहीं दूध में पड़ी मक्खी की तरह उद्धव को निकाल कर जो है कांग्रेस और एनसीपी और ये जो शरद पवार है, इन्होंने साइड कर दिया उसे, क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं। पार्टी ऑलरेडी टूट गई, नाम भी चला गया, जो 2-4 मजबूत नेता थे वो भी एकनाथ शिंदे के पास चले गए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के पास आदित्य ठाकरे हैं और संजय राउत है जो उनकी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई मजबूत नेता भी उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है जो उनको अगर ज्यादा सीट दी जाए तो इतनी कैपेबिलिटी रखता हो कि उस सीट को वो जिता सके। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति उनके साथ की गई कि दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। देखो, न उद्धव ठाकरे इनके समर्थक थे, न कांग्रेस पार्टी इनकी शुभचिंतक थी, और शरद पवार भी इनके खिलाफ थे। जब बाला साहब ठाकरे थे तो इनको जेल में डालने का काम किसने किया? तमाम अलग अलग उनको तो आतंकवादी तक कह देते थे ये कांग्रेस वाले। लेकिन उद्धव ठाकरे को कुर्सी चाहिए थी, उन्होंने धोखा दिया, तब उनके पास 50 से ज़्यादा विधायक थे, तो इस वजह से सब उनका गुणगान कर रहे थे, उनको सीएम भी बनाया। अब तो उद्धव ठाकरे के पास न तो चुनाव चिन्ह रहा, न तो उनकी पार्टी रही, न उनके समर्थक रहे। समर्थक किसके हैं? कांग्रेस और एनसीपी के समर्थक ही उनके समर्थक हैं। तो वो क्यों देंगे उसको? पहले जो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का गठबंधन लड़ता था चुनाव, अब उसमें एक तीसरा भी आ गया हिस्सेदारी खाने के लिए, तो तीसरे को भाव क्यों देंगे? वो तो जीत के बाद तय करेंगे ना कि कौन होगा। तो इतनी ज़्यादा सीटों का सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हम इसमें दे के इनको बर्बाद करेंगे। और जैसे समाजवादी पार्टी भी सीटें मांग रही है, ओवैसी कह रहे हैं कि हमें भी हिस्सेदारी बना दीजिए, क्योंकि उनके जो उनके वोट बैंक का, उनके भी कुछ 1-2 विधायक शायद जीत जाते हैं, तो उन एरिया में वो चाहते हैं कि हमसे गठबंधन करके हमें और सीटें मिल जाए। और बसपा अलग लड़ रही है, तो इसमें कोई महाविकास अघाड़ी नाम का अब कोई चीज़ बचा नहीं है। सबको अपने अपने जितनी ज़्यादा सीटें पे चुनाव लड़ेंगे वो यही समझते हैं कि उसमें उतनी ज़्यादा वो उनकी ताकत बढ़ेगी। उसके बाद ही जब नवंबर में रिजल्ट आएगा, उस नंबर में रिजल्ट तो वही दिखेगा ना कि जो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा। हाँ। तो उद्धव ठाकरे इस बार बिल में घुसे हुए हैं, न तो वो धमकी दे रहे हैं, न तो उस तरीके के बैकफुट पर है बहुत। बैकफुट पे अभी वो सीटों का देख रहे हैं कि कितने हम निकाल पाएंगे।
अगर उद्धव ठाकरे की ऐसी स्थिति होती है 10 सीटें भी नहीं निकाल पाएंगे वो, तो उनकी इज्जत भी नहीं रहेगी। तब तो क्या वो जो उनके विधायक हैं उसकी विश्वसनीयता है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे? अगर रिजल्ट इस तरीके से रहा, अभी पार्टी टूट गई, इतनी बड़ी पार्टी, 56 तुम्हारे जब विधायक थे, तुम मुख्यमंत्री थे, तब तुम अपने विधायकों को नहीं बचा पाए, तो क्या अब बचा पाएंगे? जब आपकी ताकत भी नहीं रही, अब ना आपके पास पार्टी रही, ना पावर उतने पास है। तो ये भी जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे के विधायक जीत भी जाएंगे, वो भी पलट जाएंगे फिर। तो महाराष्ट्र में इसी तरीके का है कि चाहे वो कांग्रेस के भी जीते हैं, चाहे वो एनसीपी के भी जीते हैं, वो वहाँ मतलब नवंबर में अगर एक तरफा रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद भी तोड़ फोड़ का दौर चलता रहेगा, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हो चुकी हैं। 6 पार्टियां, 6, 2, 8, 10 करीबन जा रहा है, और उसमें निर्दलीय भी बहुत सारे जुड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट तो जो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, एक तो वो संख्या दिखाएगा, लेकिन उसके बाद शपथ में अलग संख्या दिखेगी, क्योंकि वहाँ तो अगर जैसे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने एक दिन 24 घंटे से पहले ही वो सरकार की शपथ ले ली थी जब महाविकास आघाड़ी हुआ, तो वहाँ मतलब रोचक है। महाराष्ट्र में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। सर, एक और कैरेक्टर की एंट्री भी हो रही है, ऐसा मतलब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि समीर वानखेड़े की भी एंट्री जो है महाराष्ट्र चुनाव में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा अगर समीर वानखेड़े की एंट्री होती है, तो आपको क्या लगता है? देखो, समीर वानखेड़े एक उनका जो सामाजिक स्थिति है, वो दलित पिछड़े वर्ग के हैं, और उनका यंग जनरेशन में एक अलग असर है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई थी जब बॉलीवुड पे वो एक्शन ले रहे थे। बहुत सारे ये बोल रहे थे कि पहला एक ऐसे अधिकारी है कि जो बॉलीवुड के इन बड़े सेलिब्रिटीज पे भी एक्शन ले सकता है। कोई सोच नहीं सकता था कि मतलब शाहरुख खान के बेटे पर कोई एक्शन लेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उनको छोड़ा गया, और उसके बाद ईडी ने उन पे आरोप लगाए, तो उस घटना से काफ़ी मिली-जुली प्रतिक्रिया है। वो अलग थलग भी पड़ गए थे, लेकिन अब वो फिर शिंदे की पार्टी से एंट्री कर रहे हैं। तो उनका वैसे उनका व्यक्तित्व जाने तो वो काफ़ी इंस्पिरेशनल भी हैं, और अब पीछे की सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है, वो उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया सही किया। पर अगर मैं बोलूँ मेरी व्यक्तिगत राय, तो वो पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने बॉलीवुड जैसे, जहाँ ड्रग का पूरा कारोबार होता है, ड्रग का पूरा सेवन होता है, इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे महंगे महंगे ड्रग होते हैं, पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। आप देखते हैं खुलेआम, भले दिखता नहीं है वो कहीं, पता चलता है, लेकिन सब मानते हैं ना बॉलीवुड में सारे ड्रग लेते हैं मोस्टली। लेकिन उनसे पूछताछ करने वाला, उनसे बातें करना, उनको पकड़ने वाला है ना। अब बॉलीवुड के सितारे भी, उनके पास इतनी पावर है, इतना पैसा है कि वो किसी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। उनका तो कोई किसी को शक नहीं है इस बात पे। तो समीर वानखेड़े का जो चुनाव में आना, अब वो जाएंगे, हम मुंबई में जाएंगे, उनका इंटरव्यू भी लेंगे और उनकी सीट पे क्या हाल है। लेकिन शिंदे अगर वो जीतते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आगे काफ़ी राजनीति, अभी तो उनकी एज काफ़ी वो है, तो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अनुभव रहेगा, काफ़ी इम्पैक्ट। मतलब जैसे ही वो उनकी सुगबुगाहट हुई तो चर्चा शुरू हो गई, कांग्रेस वाले भी उस पर टिप्पणी करने लगे। तो जिस तरीके से है तो चर्चा तो होगी, मतलब एक चर्चित चेहरे हैं, और उसका वो उनको काम करके दिखाना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। सर, एक बार फिर बात कर लेते हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अगर शुरुआत से देखें अंत तक। तो जब वो बीजेपी के साथ थे और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा, और फिर जिसके विरोध में बोलते रहते थे, या उनके जो फादर थे बाल ठाकरे जिसके विरोध में रहते थे, उसके साथ आकर जुड़ गए। तो ये जो इनका एक राजनीतिक सफर रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? एक डाउनफॉल की तरह देख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुद को तलाशने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने सब कुछ खो दिया? देखो, उद्धव ठाकरे को ने बहुत सारे झूठ बोले कि मुझे अमित शाह ने सीएम बनाने का वादा किया था। उस टाइम पे पिछली बार
बाला साहब ठाकरे की जो अ, उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद एक पब्लिक सेंटिमेंट में उनके प्रति सहानुभूति थी, तो उनको वोट गया। अब उद्धव ठाकरे सीएम भी रह चुके हैं, लोगों ने उनका कार्यकाल भी देखा कार्यकाल है, भी देखा। लोगों ने उनका एटीट्यूड भी देखा है। तो अब और तब में काफ़ी अंतर है। तब वो खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ थे, शरद पवार के खिलाफ थे, और जो कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ बोलते थे। आज वो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो मतलब वो क्या चाहते हैं कि जो पूरी देश में जो भी कहीं भी वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन हड़प दें, उस पे अपना मालिकाना हक कर दें। कोई कानून भी नहीं है कि आप उसमें साबित कर पाएंगे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो उद्धव ठाकरे वोटों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नीचे स्तर पर गिराया है, उससे जनता, उनके जो वोट बैंक है वो नाराज है। उन्होंने नया वोट बैंक बनाया होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। जो बाला साहब ठाकरे ने जो इतना नाम कमाया था, उन्होंने कुर्सी को लात मारकर अपने स्वाभिमान और अपने धर्म और अपने देश और अपने समाज के लिए उन्होंने लड़ाई की। वो जेल तक चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए उन्होंने सब चीज़ें, जो बाला साहब ठाकरे के विचार थे, बाला साहब की विचारधारा थी, बाला साहब की पार्टी थी, उसको मिट्टी में मिलाया। तो बाला साहब ठाकरे का अपमान अगर किसी ने किया है तो उद्धव ठाकरे ने किया है। उद्धव ठाकरे अब मुझे नहीं लगता है कि वो कभी सीएम बनेंगे। न तो अब उनके पास अगर ऐसी स्थिति आती है कि कम जीतते हैं, तो न तो उनको कोई सीएम बनाने वाला है, न तो उनको अपोजिशन लीडर बनाने वाले हैं, न तो उनके अगर जो विधायक जीत भी जाएं वो उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस वाले हो या एनसीपी वाले, वहाँ आपस में ही वो एक दूसरे की पार्टी के नेता आपस में शामिल कराते हैं। तो क्या वो पार्टी उनकी बची रहेगी? तो आने वाले अगर बीजेपी वहाँ पे सरकार बनती है अच्छे बहुमत से, या वो, तो उद्धव ठाकरे के लिए और भी बुरे दिन के होने के आसार हैं। जिस तरीके से नारायण राणे और उनके बेटे खुलेआम ऐलान करते हैं उद्धव ठाकरे पे, और जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं कि हम बदला सबक सिखाते हैं, तो अब लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल सा होगा। हरियाणा के चुनाव के बाद उनकी आवाज़ वैसे ही दब गई है, बंद हो गई, बोल नहीं रहे हैं। तो अगर इस तरीके का रिजल्ट रहता है हरियाणा की तरफ बीजेपी का महाराष्ट्र में, तो उद्धव ठाकरे का पूरा कैरियर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ठाकरे की जब हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो एक और ठाकरे हैं, राज ठाकरे। तो मनसे के जो प्रमुख है, उन्होंने इस वक्त ऐलान किया है, लोकसभा में तो उन्होंने पूरा समर्थन जो है लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी को दिया, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है वो हम अकेले ही लड़ेंगे। तो अगर राज ठाकरे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना सीट का नुकसान और किस पार्टी को आप देख रहे हैं होगा सबसे ज़्यादा? देखो, नुकसान, देखो विधानसभा चुनाव में हो या लोकसभा चुनाव में, वो पार्टी है मनसे, राज ठाकरे के अपना कैडर है, अपनी पार्टी है, उसके समर्थक हैं। ऐसा नहीं है कि वो कल के आए हुए हैं, काफ़ी पुरानी पार्टी हो चुकी है, और काफ़ी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की जब बात आती है तो राज ठाकरे ही पहले नंबर पे, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब वोट में क्या है कि चुनाव में तो निर्दलीय भी हरा देता है। अगर वो 1-2-3% भी वोट लेते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? ज़्यादातर तो अगेंस्ट वाला ही होता है। अब वो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, पर फिलहाल मुझे लगता है कि वो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा नुकसान होगा। उद्धव ठाकरे के लिए ये नुकसान है। और बाकी चर्चा तो हमारी होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर इनकी बात नहीं बन रही है, तो क्या ये वोट देंगे? एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को ही हराने पे लगेंगे, और ये काफ़ी लोगों को निर्दलीय भी लड़ाएंगे। अगर जिस सीट को उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उस पर सीट उम्मीदवार उतारती है, तो उद्धव ठाकरे भी उस पर उम्मीदवार उतारेंगे अपना डमी कैंडिडेट, और
उससे बोलेंगे कांग्रेस को हराओ। कांग्रेस को हराओ। तो जब लड़ाई इस तरीके की बदले की वाली हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैकडोर से सेटिंग हो जाती है कि भाई किसी भी हाल से या तो बीजेपी को जिता दो, पर कांग्रेस को मत कांग्रेस जिताओ। को मत जिताओ। तो तो मतलब कहीं ना कहीं आप इस तरीके से कह रहे हैं कि जो हरियाणा में कहीं ना कहीं जो कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा का समीकरण था, तीन, अगर आप कहेंगे कि एक तरह से हम अगर देखें तो ये 3 नंबर जो है ये कांग्रेस के लिए बड़ा काल है। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति थी और यहाँ पर भी एमवीए यानी ये 3 नंबर जो है, और यहाँ पर भी आपस में बन नहीं रही है। तो आप इस तरीके से अगर कहे कि जो हरियाणा में हाल हुआ, क्या महाराष्ट्र में भी उसी तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं? हाँ, वही तभी तो संजय राउत तो आजकल सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, ईवीएम पर भी बोल रहे हैं, इलेक्शन ईवीएम कमीशन पे भी। इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे हैं, चुनावों की तारीख को लेकर बोल रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, स्थितियां काफ़ी चेंज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और एनर्जी डाउन थी, वो सब गायब हो गया है। राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री हरियाणा ने देख ली है। अब वो संविधान सम्मेलन कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, संविधान वो जो लाल किताब टाइप से संविधान को दिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या संविधान को बचाने का काम किया? जिसने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने बार बार संशोधन किए, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना तक चेंज कर दी, जिन्होंने संविधान पर इतने अटैक किए, जिन्होंने संविधान के निर्माता अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उनको हरवाया तक, तो क्या कांग्रेस पार्टी सोचती है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कांग्रेस की बातों पे आ जाएंगे? तो कुल मिलाकर ये है, महाविकास अघाड़ी अब महाविनाश की ओर आगे बढ़ रही है। इसी से बचने के लिए कांग्रेस और शरद पवार पहले ही उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने रवि जी को सुना, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि कैसे महाराष्ट्र में जो ये सीट बंटवारे का पेच है ये फंसा हुआ है, और आने वाले समय के साथ महाविकास अघाड़ी जो है महाविनाश अघाड़ी जो है बनती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क होगा ये देखना कि चुनाव आने तक क्या ये गठबंधन इंटैक्ट रहता भी है या नहीं। महाराष्ट्र का ये मुद्दा हॉट टॉपिक है, हम फिर बैठेंगे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र की जो गणित है उससे अवगत कराया है। तो आपकी क्या विचार है इस पॉडकास्ट को लेकर, और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।